डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल और बलाघूर्ण के बारे में। टॉपिक हमारा रहेगा फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सिंपली आज से पहले आपने डायपोल तो पढ़ लिया होगा। डायपोल सिंपली होता क्या है? डायपोल को हम डिफाइन कर चुके हैं कि डायपोल सिंपली कॉम्बिनेशन है टू चार्जेस का, जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव। और ये डायपोल का सेंटर लेते हैं। डायपोल के सेंटर से दोनों चार्जेस के डिस्टेंस को हम इक्वल लेते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें इस डायपोल को रखना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको लाइन सेगमेंट से शो कर सकते हैं। किससे शो कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट से। और जिधर जो एरो का सिंबल है, ये एरो का सिंबल है, उस साइड में हम मानते हैं इसकी डायरेक्शन है। अब मान लो कि भाई मैंने जो है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये अप्लाई कर रखा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और हम कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रखना है आपके डायपोल को। मान लो हमने जो है आपके डायपोल को जो रख दिया है किस पे? थीटा एंगल पे हमने रख दिया है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये हमारा डायपोल जो है ये इसमें रख दिया हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हमें ये जानना है कि जब डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम प्लेस कर दें तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। देखो हम सिंपली जानते हैं कि डायपोल पे कितने चार्ज हैं? दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी चार्ज क्यू को ई फील्ड में अगर प्लेस करेंगे तो इस पे लगने वाला फोर्स होता है एफ इक्वल टू क्यू ई, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? हम जानते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पे लगने वाले जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर होती है? टुवार्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। तो हमारा चार्ज क्यू है, इस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू क्यू ई। तो इसकी तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारा दूसरा जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, इस पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अपोजिट साइड में हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। ये हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई टोटल फोर्स कितना होगा डायपोल पे? टोटल फोर्स तो हमें पता है कि डायपोल पे सिंपली कितने चार्ज है? टू चार्ज है। एक चार्ज पे कितना लग रहा है? एफ इक्वल टू क्यू वन। मैं इसको एफ वन कह दूँ, इसको एफ टू कह दूँ। तो अगर किसी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हो, एक फोर्स आपका एफ वन ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, तो अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे एफ टोटल। तो एफ टोटल क्या हो जाएगा? एफ टोटल हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू। लेकिन इन चार्जेस की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो पॉजिटिव वाले की डायरेक्शन जो है, पॉजिटिव चार्ज वाले की अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव वाले की अपोजिट साइड में है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे नेगेटिव। तो एफ टोटल कितना हो गया? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है और फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उस पर लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में आपका ये जो चार्ज है, आपका ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो है मूव नहीं करेगा। ये जो डायपोल है आपका ये क्या नहीं करेगा? मूवमेंट नहीं करेगा। इसका v इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो उस पर एफ रिजल्टेंट होना चाहिए। अगर एफ रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अब इस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो क्या है? जीरो। भाई इसका मतलब ये है कि जितने फोर्स से पॉजिटिव चार्ज को ये एफ वन खींच रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उतने ही मैग्नीट्यूड से एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई जो है ये इसको खींच रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट खींच रहा है। तो जब किसी आदमी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आदमी है और इसको एक इधर खींचे एक इधर खींचे और फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो क्या चल पाएगा? नहीं। ये क्या रहेगा? स्टेबल। v इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो। यही रीजन है कि अगर किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मूवमेंट नहीं करता है, वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं पर फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पर फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? कम। ये कंसेप्ट नीट लेवल और जेई लेवल के लिए एडवांस लेवल का, आपके 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, या फिर इसको हम कॉलेज लेवल पे पढ़ेंगे, कभी कॉलेज का वीडियो बनाएंगे तब। कि अगर कोई डायपोल या फिर कोई भी चार्ज जिसको अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो फिर ये जो है मूव करेगा। किधर मूव करेगा? उधर मूव करेगा जिस जिस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। और उस कंडीशन में फिर ये मूव करने लगेगा। मतलब ये मूवेबल कंडीशन में हो जाएगा, स्टेबल पोजीशन में नहीं रहने वाला है। ठीक है। इस कंडीशन पे जो लगने वाला जो फोर्स है उसको भी हम निकालते हैं एक अलग फॉर्मूले से, वो आपके लेवल का है नहीं, इसको हम देखेंगे नहीं। ठीक है। टोटल फोर्स आप जान चुके। अब हमें निकालना है टॉर्क। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे बना रखा था, इसमें हमने क्या रख रखा है? एक डायपोल रख रखा है, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया। इस पर हमने फोर्स अप्लाई कर रखा है एफ इक्वल टू क्यू ई, और इस पर फोर्स कितना हो गया? एफ इक्वल टू क्यू ई। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये जो टोटल डिस्टेंस होती है डायपोल की कितनी? टू ए। ठीक है। अब देखो टॉर्क क्या है?
टॉर्क का मतलब है कि जो आपका जो डायपोल है, इस डायपोल के जो एंड हैं, ये जो एंड है, इन पे जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, ये बल क्या करता है, इस डायपोल को रोटेट करके क्या करना चाहता है, ये फोर्स इधर घुमाएगा और ये फोर्स इसको इस तरीके से घुमा के ये इसको रोटेट करके अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस करना चाहता है, इसको इस तरीके से घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इसको बनाना चाहता है। तो होगा क्या, आप भाई ऐसे इमेजिनरी रूप से समझो कि जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन पे कोई इस साइड में इसको घुमाए और एक इससे घुमाए, तो पेन क्या करेगा, पेन अपनी इस पोजीशन से ऐसे घूम जाएगा। टॉर्क भी यहाँ पे यही होता है। कोई ये कहे कि टोटल फोर्स तो जीरो है, टॉर्क कैसे आएगा, हम कहेंगे भाई टोटल फोर्स जीरो है, लेकिन ये जो फोर्स जो एक्ट कर रहा है डायपोल के एंड्स पे, इन फोर्स को की जो लाइन है वो एक ही पॉइंट से नहीं गुजर रही, मतलब ये संगामी बल नहीं है। अगर एक ही पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स लगते हैं तो फिर हम क्या निकालते हैं, उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। लेकिन यहाँ जो फोर्स है वो एक ही पॉइंट पे न होकर अलग अलग हैं, और इन दोनों फोर्स की जो लाइनें हैं, जैसे मैं इस लाइन को एक्सपेंड कर दूँ और ये वाली जो लाइन है फोर्स की लाइन, इसको एक्सपेंड कर दूं, इन दोनों फोर्स की लाइन के बिटवीन क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्ट डिस्टेंस है। ये एंगल है थीटा। भाई हम मान रहे हैं कि डायपोल जो है कितने एंगल पर रखा है, ये हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे। ये आप समझ गए, ये थीटा एंगल है, ये 2a लिया है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ये फोर्स इसको इस तरीके से घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इसको एंटी क्लॉक सॉरी ये भी इसको क्लॉकवाइज में ऐसे घुमाना चाहता है, ये भी ऐसे। तो ये डायपोल की इस फोर्स की ड्यू टू नेचर क्या होगी कि घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में बन जाना। ठीक है, टोटल फोर्स जीरो है, फिर भी इसको रोटेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो दोनों फोर्सेज हैं एक ही पॉइंट पे नहीं है, और दोनों फोर्सेज की जो एक्टिंग लाइन है, इन दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो हम कंसेप्ट कल समझ ही चुके हैं। जैसे मैं अगर इसको एक्स नाम दे दूं, इस पॉइंट को वाई दे दूं, इसको जेड दे दूं, कल मैंने आपको बताया था जो साइड आपको निकालनी है उसको ऊपर रखो। जैसे मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मैंने इसको ऊपर रखा, जो गिवन है उसको नीचे रख लो। गिवन क्या है, एक्स जेड है। अब देखो क्या बन जाएगा, जो बनेगा वो लाल बटा कक्का बताएगा। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये लंब हो गया, जहाँ लंब डाल देते हैं वो क्या बन जाती है, आधार यानी बेस, और जो शेष बची हुई क्या होगी, कर्ण होगी, हाइपोटेनिस होगी। तो हमारे पास क्या बना, वाई जेड क्या है आपका, लंब है। एक्स जेड क्या है आपका, कर्ण है। लाल बटा कक्का से देखें कि लंब बटा कर्ण क्या बनता है, साइन थीटा। तो वाई जेड बटा एक्स जेड ये बन गया साइन थीटा। वाई जेड की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो ये बन गया एक्स जेड साइन थीटा। एक्स जेड की वैल्यू देखो कितनी है, 2a। तो वाई जेड बराबर आ गया 2a साइन थीटा। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2a साइन थीटा। अब हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क को हम सिंपली टाउ से शो करते हैं, और टाउ को हम कहते हैं कि किसी भी एक डायपोल के एक चार्ज पर फोर्स का मैग्नीट्यूड, बल का परिमाण, इनटू हम कहते हैं बल रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। अब किसी भी एक चार्ज पे फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड चाहे नेगेटिव वाले का ले लो, पॉजिटिव वाले का ले लो, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कितना आ गया, क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई है, 2a साइन थीटा। इसको हम जो है डायपोल मोमेंट के टर्म में लिखने के लिए कुछ ऐसा लिख लेते हैं, क्यू डॉट 2a साइन थीटा। क्यू डॉट 2a को आप क्या कहोगे, पी, डायपोल मोमेंट हो गया, डायपोल मोमेंट। तो आपके पास टाउ इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया पी ई साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिख देते हैं टाउ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई कैसे, आपने पढ़ रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी ई साइन थीटा। अगर हम इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ग्राफ जो है कुछ ऐसे आएगा। देखो ये तो हो जाएगी टाउ की डायरेक्शन, पी और ई एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इधर पी वेक्टर ले ले, इधर ई वेक्टर ले ले, तो ये इसका आ गया रिप्रेजेंटेशन आ गया, मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात डिफरेंट कंडीशन की, तो डिफरेंट कंडीशन हम और देख लेते हैं। डिफरेंट कंडीशन क्या है, देखो हमारे पास टाउ इक्वल टू क्या मिला, पी ई साइन थीटा मिला। अगर मान लो टाउ बराबर आपको मिला पी ई साइन थीटा, मान लो केस फर्स्ट हम कह दें कि केस फर्स्ट में थीटा इक्वल टू जीरो ले रहे, थीटा इक्वल टू जीरो लेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। तो टाउ इक्वल टू आ गया टाउ मिनिमम इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डायपोल था कुछ ऐसे था, प्लस क्यू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था, ऐसे। ये एंगल हमारा क्या था, थीटा। अगर थीटा बराबर जीरो हो जाएगा तो ये डायपोल आपका घूम के किस तरीके से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये हो गया आपका ई, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब ये इस तरीके से अरेंज कर लेंगे खुद को थीटा इक्वल टू जीरो की पोजीशन में। उस समय कोई टॉर्क होगा नहीं, आपको पता है कोई टॉर्क इस समय होने वाला है नहीं। टोटल फोर्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो। फिर भी ये जो है मूव करेगा नहीं, क्योंकि टोटल फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसकी वी इक्वल टू क्या रहेगी, जीरो। सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं कि भाई थीटा इक्वल टू जो है केस सेकंड ले ले कि केस सेकंड थीटा इक्वल टू अगर हम 90 कर दें तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 1। अब टाउ मैक्सिमम इक्वल टू
टाउ मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा पी ई, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन तब आएगी, देखो हमारे पास क्या था, ये डायपोल ऐसे था, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और ये थी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल क्या था थीटा। अब इसको 90 बनाने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू यहाँ, और ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल कितना बनेगा थीटा इक्वल टू 90 बन जाएगा, पूरा 90 डिग्री का बन जाएगा। अब इस समय क्या होगा, ये जो कंडीशन होगी, ये डायपोल की जो है अनस्टेबल पोजीशन होगी। क्यों, क्योंकि देखो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरीके से F1, इस पे जो लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरीके से। तो आप समझ सकते हैं जब दो फोर्स इस तरीके से लगे, कि जब आप जो है कि खड़े हो कहीं पे और एक आदमी आपके सिर के धक्का इधर मारे, दूसरा पाँव के धक्का इधर मारे, तो आप कितने समय तक सीधे खड़े रह सकते हैं, आपको अंत में गिरना ही होगा। तो ये टोर क्या करेगा, अगर हम स्टेबल पोजिशन में डायपोल को रखना चाहेंगे तो ये घुमा के डायपोल को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्थापित कर देगा।